यूपीएससी हिंदी वर्ड चैनल पर आपसे स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट चक्र। इस सीरीज में हम ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात किया करेंगे जो कि सामान्यतः आपके सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिए गए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं, जिन पर कम चर्चा की जाती है, लेकिन वे मुख्यतः मुख्य परीक्षा और आपके इंटरव्यू में सवाल लेकर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, जिससे आपको मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों और इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स या ग्रहण का सिद्धांत क्या होता है। इसे बहुत ही शॉर्ट वीडियो में समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का अर्थ होता है यदि कोई कानून संविधान से टकराता है और असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो वह पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, बल्कि उस पर ग्रहण लग जाता है। वह केवल उतने ही हिस्से में लागू नहीं होता जितना वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि बाद में वह विरोध दूर हो जाए, जैसे संशोधन के द्वारा या किसी अधिकार में परिवर्तन, तो वह कानून दोबारा प्रभावी हो सकता है। ठीक है, ये हो गई आपकी परिभाषा जो कि आपको कठिनाई महसूस हुई होगी। अब इसको हम एक सिंपल से और साधारण से और आसान उदाहरण में इसको हम समझते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 1949 में एक कानून बना, वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जैसे कि आर्टिकल 19, क्योंकि देखिए उस समय तो कोई ऐसा हमारे पास मौलिक अधिकार थे नहीं। और जब हमें 3 साल बाद 1950 में हमको अपना संविधान मिलता है तो हमको मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमें अधिकार मिले हैं तो वह कानून हमारे मौलिक अधिकारों के विपरीत है। तो ऐसे में क्या होगा, अब वह कानून पूरी तरह से अमान्य नहीं होगा, वह केवल उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जिनके पास मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इसका मतलब है वह कानून पूरी तरीके से अमान्य यहाँ पे नहीं हुआ है, वह सिर्फ ग्रहण लगा हुआ है कि जिनको वह अधिकार प्राप्त हैं वो इस कानून से परे हो जाएंगे और जिनको यह अधिकार प्राप्त नहीं है उन पर यह कानून लागू होगा। जिस तरह हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय लोगों को प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे कानून विदेशियों पर लागू हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत जो मौलिक अधिकार हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आगे देखते हैं। अब इसको अगर एग्जाम्पल से अगर आप समझ पाए तो ठीक है, हम एक रियल केस से आपको इसको समझाते हैं। ठीक है, केस का नाम है भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955। कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक पुराना कानून आया था 1947 में। क्या आया था कि सरकार को मोटर ट्रांसपोर्ट का एकाधिकार देता था, यानी मोटर और ट्रांसपोर्ट का जो काम है सरकार केवल अकेले कर सकती है, इसमें कोई भी निजी व्यक्ति या संस्थान शामिल नहीं हो सकता या यह व्यवसाय नहीं कर सकता। लेकिन हमें 3 साल बाद अपना क्या मिलता है, हमें संविधान मिलता है। संविधान का आर्टिकल 19(1)(g हमको क्या देता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। तो अब होता क्या है, एक और तो कानून है 1947 का, ट्रांसपोर्टेशन का मोनोपोली जो गवर्नमेंट को देता है, एक और हमारे 3 साल बाद संविधान मौलिक अधिकार देता है, किसका, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो आपस में ये कॉन्ट्राडिक्टरी बन चुके थे। तो इस इश्यू को लेकर क्या होता है कि जो आर्टिकल 19(1)(g के तहत हमारी जो मौलिक अधिकार हैं, तो उसकी वजह से ये कानून है उस पर ग्रहण लग जाता है, यानी वो कानून अब हम पर लागू नहीं होगा क्योंकि हमको अपने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये अधिकार लेकिन किसी विदेशी को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत जो मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं। आपको याद होना चाहिए जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि यह कानून पूरी तरह से अमान्य नहीं हुआ है, बल्कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लागू हुआ है। यानी यदि बाद में संविधान द्वारा या संसद द्वारा आर्टिकल 19(1) के तहत व्यवसाय करने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, तो यह कानून दोबारा से उसी तरीके से लागू हो जाएगा जैसे 1947 में लागू हुआ था। ठीक है, विश्वास है आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है। यदि कोई कानून लागू होता है और इसके बाद वह हमारे मौलिक अधिकारों से कॉन्ट्राडिक्टरी करता है, तो हमारे मौलिक अधिकार लागू होंगे, लेकिन वह कानून पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा, वह दोबारा से शुरू हो जाएगा जब हमारे मौलिक अधिकार या तो छीन लिए जाएं या थोड़े बहुत परिवर्तित हो जाएं। क्या आप जानते हैं एक क्वेश्चन का आंसर? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वह प्रश्न ये है कि क्या आप जानते हैं हमारी भारतीय संसदीय व्यवस्था में 7 प्रकार के बहुमत का उल्लेख है। तो ये 7 प्रकार के बहुमत कौन कौन से होते हैं? क्या आज तक आपको पता था कि हमारे पास 7 प्रकार के बहुमत हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं पता है 7 प्रकार के बहुमत के बारे में तो कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो पर। हम नेक्स्ट वीडियो 7 प्रकार के बहुमत पर लाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।